2020 से होगी दुनिया में नई उथल पुथल, ज्योतिषाचार्य अश्मिता शर्मा ने की भविष्यवाणी। 2020 में दुनिया की समस्याओं में निरंतर बढ़ोतरी ही होगी। सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अश्मिता शर्मा के अनुसार नवंबर 2020 से संसार में कोई नया संकट आ सकता है, जिसके कारण नौकरी और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। इंसान के मन में हमेशा से ही अपने भविष्य को लेकर एक उत्कंठा रहती है। कल क्या होने वाला है, मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी सेहत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी या नहीं रहेगी। इन सब प्रश्नों में एक प्रश्न कॉमन है, वो है कल के प्रति जिज्ञासा। और जब भी हमारे मन में भविष्य के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है या आशंका पैदा होती है, तो हम जाते हैं ज्योतिष की शरण में, क्योंकि ज्योतिष ही हमें अपने भविष्य से अवगत कराता है वक्त से पहले। तो आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आशिमा शर्मा। आशिमा जी, आपका भारतीय न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो यही बतलाइए कि हजारों लाखों किलोमीटर्स की दूरी पे जो इस तारे हैं, नक्षत्र हैं, क्या ये हमारे जीवन को वाकई प्रभावित करते हैं, और अगर करते भी हैं तो कैसे? जी देखिए, हमारा जो ज्योतिष है वो काफी प्राचीन रहा है, और जो ये हजारों किलोमीटर जो ग्रह नक्षत्र हम बात करते हैं, तो इनकी गणना ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही पत्रों में, पंचांग में बता दिया जाता है कि ग्रहण अब पड़ेगा, और वो ठीक एग्जैक्ट उसी समय पे और उसी दिन पड़ता है। तो वो नीचे बैठे हुए ज्योतिष इतनी दूर की गणना कैसे बता देते थे? वो साइंस ही तो था ज्योतिष एक। और इसका इफेक्ट हर पर्सन पे अलग अलग पड़ता है, हर ग्रह का इफेक्ट। जो हमारी जो जन्म के समय ही कुंडली बन जाती थी, ये स्टार्टिंग से पहले राजा महाराजाओं के समय पे ही आप देखना कि पहले से पत्रा खुलवा लेते थे कि ये इसके कैसे नक्षत्र है, ये राज परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो वो प्राचीन काल से चला रहा है, उसका कनेक्शन ज्योतिष से जो भी है ग्रह नक्षत्रों का। तो हमारी कुंडली ये डिसाइड करती है, ये बताती है कि किस बच्चे पे किस ग्रह का क्या असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो 9 ग्रह हैं वो सबके लिए कि सूर्य यशमान सम्मान वाला, जैसे एक नॉर्मली माना जाता है कि सूर्य यशमान सम्मान वाला ग्रह होता है, तो हर एक को वो यशमान सम्मान ही दे रहा होता है। सबकी कुंडली में हर ग्रह का अलग अलग अर्थ होता है, किस पे किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी कुंडली, उसके जन्म के समय के हिसाब से उसका जो लग्न चेंज हो जाता है, उस हिसाब से सब पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं कि सूर्य आपको भी यश दे रहा है तो दूसरे को भी यश ही दे। तो सब जो सोचते हैं कि हमारा भी सूर्य यशमान सम्मान देगा, तो हम चलो इस ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, तो दूसरा उसकी देखा देखी वो भी वही काम करने लगे, तो हो सकता है उसके साथ वो अपमानित हो जाए, वो सबके अखबारों में उसके बारे में गलत निकल जाए कि ये फ्रॉड व्यक्ति है, या उसका वो अलग तरीके से चमक जाए अगर उसका वो ग्रह नेगेटिव हुआ तो अगर मैं ठीक से समझा हूं तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म के समय से ही ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपका भाग्य तय हो जाता है। तो भाग्य और प्रारब्ध, इनका क्या संबंध है? अगर मेरी किस्मत में पैसा है, जन्म के समय जिस स्थिति में मैंने जन्म लिया उस वक्त क्या ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद एक तय हो गया कि इसकी किस्मत में धन है या इसकी किस्मत में धन नहीं है, तो फिर प्रारब्ध क्या है, भाग्य क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है? अगर मेरी किस्मत में पैसा नहीं है और मैं उसके लिए खूब मेहनत करता हूँ, खूब जान लगाता हूँ, 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम करता हूँ, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? और इसके उलट अगर मेरी किस्मत में लिख दिया किसी ने कि खूब पैसा है और मैं काम कुछ नहीं करता, मेहनत कुछ नहीं करता, दिल में किसी में नहीं लगाता, तो क्या उस सूरत में मुझे पैसा मिल जाएगा? लोग अधिकतर ये बोलते हैं कि हमारी भाग्य में, किस्मत में पैसे हैं या नहीं है, या कितना पैसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में हमारे 12 घर बने होते हैं, जिसमें एक घर होता है जो 11वां घर होता है, जो ये बताता है कि हमारी किस्मत में कितना पैसा है। कितने से मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी पैसा अर्जित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी के टाइम पे या अंबानी फैमिली जो भी उनके घर में, उनके समय पे किसी का भी जन्म नहीं हुआ होगा,
सेम टू सेम कुंडली एक गरीब व्यक्ति की भी होगी, जो अंबानी की कुंडली है और सेम गरीब व्यक्ति की एक सी कुंडली हो सकती है, क्योंकि एक समय पे बहुत लोगों का जन्म होता है। तो अब कुंडली में जो लोग ये बोलते हैं ना कि किस्मत में पैसा है कि नहीं है, तो वो गरीब क्यों रह गया और वो अमीर क्यों रह गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब जैसे मान लो हम कोई एक बिजनेस करता है, कोई एक बिल्डिंग का निर्माण करता है, तो आप देखना वो जो बिल्डिंग बनती है उसको बिल्डर नहीं बनाता अकेला, वो उसका ओनर है, वो उस बिजनेस को कर रहा है, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण कौन कर रहा है, उसका कारीगर, मजदूर। तो आप सोचो उसकी भाग्य में भी कहीं ना कहीं आमदनी बिल्डिंग से लिखी हुई है कि वो आमदनी होगी कि किसी इमारत का निर्माण करके उसको 4 पैसे मिलेंगे। और सेम टू सेम बिल्डर की कुंडली में भी यही होगा कि वो इमारत मतलब किसी भवन का निर्माण करके उसकी कुंडली में भी पैसा लिखा हुआ है, तो वो इतना पैसे वाला और वो भी मेहनत गरीब भी कर रहा है। तो अगर हम ये सोचे ना भाग्य और मेहनत, कि मेहनत करो, भाग्य मतलब अगर अपने बल पे मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो वो मजदूर क्या कम मेहनत करता है? वो कितना मेहनत करता है, अपना पूरा दिन लगा देता है, फिर भी उसे क्या मिलती है, उसकी वेजेस कितनी होगी, उसकी झाड़ी जो होती है वो सिर्फ 500 या 1000 हो सकती है, लेकिन पूरी मेहनत से बिल्डिंग तो उसने बनाई और फायदा किसको हो रहा है, बिल्डर को हो रहा है। तो वहां पर उसको इतना बड़ा क्रेडिट क्यों मिल गया? तो कहीं ना कहीं कुंडली में एक चीज तो कॉमन थी कि चाहे वो मजदूर है चाहे बिल्डर है, उसकी इनकम जो होनी थी, वो आमदनी होनी थी निर्माण कार्य से, लेकिन किसको ज्यादा किसको कम मिला है। अब उसके बाद की हम बात करें तो किस्मत, अगर वो मजदूर भी धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा बिल्डर बन सकता है, उसकी कुंडली में जो आमदनी का, अगर हम भिखारी की बात करें ना कि पैसे कमाने का योग तो हर एक के में होता है, अगर कोई भीख भी मांग रहा होता है तो वो भी अपनी आमदनी कर रहा है कैसे न कैसे। तो हमारा जो ग्रह होता है 11वें घर का जो मालिक होता है वो होता है हमारी आमदनी का, जिसका वो ग्रह जाने अनजाने में अगर कोई बता दे तो बात अलग है, कई बार जाने अनजाने में एक्टिव होने लगता है। तो मान लो कि सपोज करो सूर्य है जो आमदनी का मालिक है, अब किसी ने कुछ नहीं करा, तांबे का छल्ला पहन लिया शौक में आके, तो तांबा जो होता है वो सूर्य का होता है, जैसे उसने पहना तो उसका सूर्य एक्टिव होना शुरू हो गया। अब उसके माइंड में एक प्लान आ रहा है कि हाँ मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, तो वो भीख मांगने से काम छोड़कर वो मजदूर बन गया। अब उसका वो और एक्टिव होता जा रहा है कि चलो उसने तांबे के लोटे में पानी भी पी लिया, अब सूर्य का पावर और बढ़ती जा रही है, तो वो थोड़ा और जाके वो ठेकेदार बन गया। अब ठेकेदार के बाद वो अपनी अपनी खुद की जमीनें लेके बनाने लग गया अपने खुद के घर और बिल्डर बन गया। तो ये चीज होती है कि आपकी कुंडली में, हर एक की कुंडली में पैसे कमाने का योग होता है। अब वो ग्रह बनाते हैं उसको, जिस हर एक की ग्रह जो भी कुंडली में है, जो उसको जितना पावरफुल कर लेता है अनजाने में या कोई बता दे तब, तो वो उतना ताकतवर बनता जाता है। इसलिए कर्म और भाग्य ये दोनों ही जरूरी है। ये नहीं कि किस्मत में लिखा तो कुछ कर्म ही मत करो, ये ग्रह ही तो हमारे कर्म करने की ताकत देते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा है, मान लो आप ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं करते और आपकी कुंडली में ग्रह ऐसा बैठा हुआ है कि आपके अंदर ताकत देगा, जोश देगा, दम देगा कि आप मेहनत करनी है खूब, तो वो ग्रह दे रहा है, आपके अंदर वैसे ही नहीं आ गई है, तो वो ग्रह आपको पावरफुल बनाएगा, आपके अंदर ताकत लाएगा मेहनत करने की। अब उस मेहनत के बल पर आप अपनी किस्मत का भी ले लेंगे। लेकिन अगर आपका किस्मत में बहुत अच्छा खासा लिखा है और आपकी कुंडली का जो अशुभ ग्रह होता है, जो चाहता है बहुत गरीबी के हाल में गुजरे, बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाए, तो आपका वो ग्रह भी अपना काम करेगा अगर आपने उसको पावरफुल कर लिया। तो जैसे कई बार होता है ना, हमें पता ही नहीं होता तो हम क्या करते हैं, किसी भी का भी मंत्र उच्चारण करते जाते हैं। अब सपोज करो किसी का एग्जांपल बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में पैसे कमाने का तो जबरदस्ती हो गया, वो सूर्य की वजह से है, और मंगल चाहता है कि आप कर्ज में डूबे रहो, आप कुछ नहीं करे, आप रोज मंगल का मंत्र उच्चारण करे जा रहे हो, तो आपने अपने मंगल को सिद्ध कर लिया है। जो चाहता है आप बेरोजगार बने रहो, आपके पैसे ही नहीं आए, तो आपका दिमाग भी मंगल से चलने लगेगा। जो गलत गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत गलत मेहनत कर रहे हैं कि जिसमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे आप मंगल को छोड़कर जो पैसे कमाने वाला सूर्य है उसको अपनी लाइफ में पावरफुल कर लोगे, तो आपका माइंड भी उसी पावरफुल बिजनेसमैन की तरह चलने लगेगा जो खूब कामयाब है। तो ग्रह जो है ना हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। बुरा ग्रह हमें फेल वाले आइडिया देता है और जो अच्छा ग्रह वो हमें तरक्की वाले आइडिया देता है। ऐसे करके कुंडली को सॉल्व करना पड़ता है। या जो भी इंसान है, अगर कर्म और किस्मत इन दोनों का कनेक्शन तब साबित होता है, मतलब सिद्ध होता है, जब आप अच्छे ग्रहों को पावरफुल करोगे तो आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे और उधर वो किस्मत भी आपका साथ देने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न जो हमारे सब दर्शक जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, वैश्विक महामारी कोरोना, इससे हम सबको निजात कब मिलेगी ज्योतिष के अनुसार? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी ये
कुछ जो गुरु था वो मकर राशि में आया था, नीच का हो गया था। जब कोई ये कह लो कि गुरु एक बहुत ज्ञानी ग्रह होता है, जब वो नीच का हो जाता है तो जैसे क्रिमिनल बहुत होशियार होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव काम करने लगते हैं तो कितना बुरा बुरा करते हैं। तो सेम ऐसे ही मान लो कि गुरु मकर राशि में नीच का हुआ था, पर वो तो कुछ टाइम के लिए आया था, मे बी 30 जून समथिंग ऐसे, तो उसने लॉकडाउन लगा दिया था, सबके काम धंधे बंद हो गए थे। तो अभी वो वापस रिवर्स मारा था और धनु राशि में आ गया था, तो चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई थी कि सबके काम खुलेंगे। तो मे बी अभी जो ये नवंबर, लास्ट नवंबर में वो फिर से मकर राशि में आने वाला है, तो कुछ परेशानी फिर से पैदा होंगी व्यापारियों के लिए या जॉब्स वगैरह वालों के लिए। बट हाँ, इस बीच में केतु जो था, जो उस चीज को और ज्यादा पावर दे रहा था कि और महामारी फैले, तो वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हट रहा है ये 23 सितंबर से, तो थोड़ी राहत वहां मिलेगी। पर फिर भी हम ये कहें ना कि 1-1.5 साल तक हम इससे बिल्कुल पीछा छूट जाए, वो चीज अभी फिलहाल तो नहीं होने वाली है। तो फिलहाल ज्योतिष के अनुसार भी कोरोना महामारी से अभी छुटकारा नहीं मिल रहा है। हम सबको चाहिए कि कोरोना के खिलाफ जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, लेते रहें, बिल्कुल सावधान रहें और कोरोना को हल्के में न लें। आशिमा, अपने न्यूज़ 24, भारतीय न्यूज़ 24 को अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।